नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। इससे पहले हमने 1773 और 1784 के चार्टर एक्ट्स के बारे में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है ना। अब जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। इस सीरीज में ये तीसरा एक्ट आ जाता है और 1773 में जो है वो 20 वर्ष का चार्टर का नवीनीकरण किया गया था, वो अब आके 93 में पूरा हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1793 में आकर यानी 1793 में आकर गवर्नर जनरल को यहाँ पर और शक्तियाँ दे दी जाती है। केंद्रीकरण देखिए पहले ही 1773 में किया जा चुका था। अब 1793 में 1793 में आकर गवर्नर जनरल को और भी शक्तियाँ यहाँ पर दे दी जाती है। क्या शक्तियाँ दे दी जाती है? देखिए पिछला जो एक्ट हुआ करता था 1784 वाला, उसमें भी यह था कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल जो है उसमें अगर फूट पड़ जाए तो फिर कि मान लीजिए गवर्नर जनरल कुछ और चाहता है और काउंसिल जो है वो बहुमत कुछ और निर्धारित करे, तो बात किसकी मानी जाएगी? ये अगर बात आ जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? ये वहां पर थोड़ा सा विवाद का विषय रहा था। हालांकि बाद में एक सेटलमेंट एक्ट भी लाया गया था, पर यहाँ पर 1793 में आकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर यह निर्धारित किया जाता है कि गवर्नर जनरल जो है उसको काउंसिल पर सर्वोच्च अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए गवर्नर जनरल काउंसिल जो काउंसिल है, उस काउंसिल ने कोई निर्णय लिया और उस निर्णय से गवर्नर जनरल असहमत है, तो गवर्नर जनरल जो है उसको ओवरराइड कर सकते हैं, वो उसके निर्णय को बदल सकते हैं, उससे असहमत हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल पर अधिभावी शक्ति दे दी जाती है, यानी कि अब वो उसकी काउंसिल के निर्णय से असहमत हो सकता था, साथ ही साथ उसे ओवरराइड भी कर सकता था कि काउंसिल ने कुछ और कहा हो और गवर्नर जनरल कुछ और कहना चाहता है तो वो उसे ओवरराइड भी कर सकता था। फिर यहाँ पर और इसमें नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी होती है उसके ऊपर इसका नियंत्रण और बढ़ा दिया जाता है। देखिए अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कौन सी तीन प्रेसिडेंसियाँ थी। एक बार हमारे भारत का मैप बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ करती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कौन सी? बॉम्बे। यहाँ पर हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी, हालांकि इनका एरिया और बड़ा हुआ करता था। और यहाँ पर मोटा मोटी हुआ करती थी कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। और हमने पहले ही देखा कि 1773 के एक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसको यहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती है और बंगाल के गवर्नर जो हुआ करता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ आके और इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाती है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियाँ और बढ़ा दी जाती है और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके ऊपर नियंत्रण इनका और बढ़ा दिया जाता है ना। यहाँ पर जो भी इनके जो क्षेत्र हुआ करते थे वो सीधे सीधे गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं कि मद्रास और बॉम्बे के जो क्षेत्र थे वो भी सीधे के सीधे किसके अंडर में आ जाते हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, ये इसमें एक काम होता है। उसके बाद में कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी को जब 1600 ईस्वी में कंपनी का निर्माण हुआ था उस वक्त कंपनी को ईस्ट इंडिया में, किसमें? ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडीज जो भी था उस ईस्ट इंडिया में इसको एकाधिकार दिया गया था। व्यापार का एकाधिकार दिया गया था कि इस कंपनी के सिवा कोई और कंपनी जो है ईस्ट इंडिया में जाके व्यापार नहीं कर सकती है ना। तो अब इस ईस्ट इंडिया में जो एकाधिकार था, इस एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी 1793 प्लस 20 कितने हो गए? यहाँ पर आ जाते हैं 1813 ईस्वी तक इसका और व्यापार बढ़ा दिया जाता है। इसके आगे वाले एक्ट में इसके बारे में और जानकारी हासिल हम करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण कर दिया जाता है 20 वर्ष के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया जाता है और यहाँ पर इसका व्यापारिक एकाधिकार भी वापस से 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। यानी आपका एकाधिकार है अभी भी और कोई कंपनी जो है यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाएगी। ठीक है साहब। बाद में कमांडर इन चीफ हुआ करते, देखिए जो ब्रिटेन की जो सरकार है उसमें कमांडर इन जो चीफ हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ, इसका मतलब क्या हुआ? जो वहां के सैन्य अधिकारी हुआ करते थे उसका मुखिया, वो जो था नॉर्मली क्या होता था कि वो जो वहां का कमांडर इन चीफ होता था वो गवर्नर जनरल की यहाँ की परिषद का वो सदस्य भी होता था। जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो काम होता था वो डिफेंस से रिलेटेड काम कौन देखता था? यही कमांडर इन चीफ देखा करता था। अब इसको ये कर दिया गया कि ये कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य अपने आप ही नहीं बनेगा। यानी पहले जो था कि कमांडर इन चीफ जो होता था वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य अपने आप ही बन जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं था। यहाँ पर आके 1793 में ये कह दिया गया कि वो अपने आप इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर उसको सदस्य बनाना है गवर्नर जनरल की परिषद का
तो फिर उसको अलग से नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जी ये इसका सदस्य है, अपने आप नहीं बनेगा। जैसे कि पदेन सभापति होता है ना, वैसा पदेन सदस्य वो उसका नहीं होगा। ठीक है, ये किया क्यों गया था? तो ये किया इसलिए गया था कि यानी कि जो सैन्य प्रशासन है और साथ ही साथ जो प्रशासनिक जो अपना प्रशासन है, जो सिविल प्रशासन है, अगर और भी रिफाइन भाषा में करें तो जो सिविल प्रशासन है और जो सैन्य प्रशासन है, इनके बीच में पृथक्करण किया जा सके, दोनों अलग अलग रहे, है ना। इसके लिए जो है इसको किया गया था कि भाई कमांडर इन चीफ जो वो अपने आप उसका सदस्य नहीं बनेगा, ताकि सैन्य ताकत और प्रशासनिक ताकत में यहाँ पर संतुलन बना रहे। मान लीजिए एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां होगी, गवर्नर जनरल ही अगर मान लीजिए कमांडर इन चीफ भी होता हो, तो फिर एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां होगी। तो इसलिए ये अलग अलग किया गया था कि नहीं, कमांडर इन चीफ अलग आदमी होना चाहिए और वो इसकी परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो है कमांडर इन चीफ की जो माफ कीजिएगा गवर्नर जनरल जो है उसकी काउंसिल अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज की जाती है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, देखिए 1784 के एक्ट में बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे पहले तो 1773 के वक्त से, उससे पहले भी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी थे, यानी कि जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं ना, उसी प्रकार का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस काल में क्या करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो माफ कीजिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी थे, मगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो है कंपनी के देखेंगे, ये अलग से बना दिया गया था 1784 में। यहां पर अब इसका अभी तक जो इसका वेतन दिया जाता था, कौन देता था? इसका सरकार, इसका ब्रिटिश सरकार जो है वो इसका वेतन देती थी, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता कहां था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो होता था तो ब्रिटेन में ही काम करता था और ब्रिटिश अधिकारी सारे इसमें होते थे। परंतु अब ये इस एक्ट के माध्यम से ये कह दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको जो भी पैसा मिलेगा, इसका जो भी वेतन भत्ता और ये सब चीजें हैं, वो कहां से दिया जाएगा? तो वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से? भारतीय राजस्व से वो दिया जाएगा। ये वाली बात यहां पर कर दी जाती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है, भारत के ऊपर एक वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है। यानी ये काम कर रहा है ब्रिटेन में, काम कर रहा है ब्रिटेन के हित में, मगर इसको पैसा कहां से दिया जा रहा है? भारत के राजस्व से इसको पैसा दिया जा रहा है। इसे ही आगे चल के पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बाद में दादाभाई नौरोजी बुक लिखते हैं और इसमें बताते हैं इसको, है ना, होम चार्जेस वगैरह में फिर ये आता है कि किस प्रकार से वेल्थ का ड्रेन होता है, यहाँ से धन निष्कासन का सिद्धांत भी फिर वो देते हैं। ऐसा ही धन निष्कासन का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये राजस्व बोर्ड जो है, राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भुगतान करना भारतीय राजस्व से, ये यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर इसकी कर दी जाएगी, जिससे भारतीय जनता और जो जनता है उसके ऊपर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। भाई उनको अगर और पैसे देने तो वो भारत से और जनता से और कर वसूल करेंगे, तो भारतीय जनता के ऊपर तो एक आर्थिक बोझ बढ़ ही गया था। ठीक है साहब, अब अगर मोटा मोटी इसका हम निष्कर्ष देख लें कि एक समराइज कर दें इसको 2 मिनट के अंदर अंदर, तो हम इसको कैसे समराइज करेंगे? देखिए मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एक्ट के माध्यम से कंट्रोल जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सदस्यों का वेतन भत्ता भारत से दिया जाने लगा था। कौन सा एक्ट था? तो 1793 का एक्ट था। कहीं वो 1784 दे देगा, 1773, 1813 दे देगा, 1833 दे देगा, आप कंफ्यूज वहां पर कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर इस चार्टर एक्ट ने, यानी जो 1793 का था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर केंद्रीकरण और ब्रिटिश प्रशासन को सशक्तिकरण ये बना देता है। और केंद्रीकरण कैसा हुआ कि जो सीधे सीधे नियंत्रण में आ जाते हैं, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है वो सीधे सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल की उसमें क्षेत्र में आ जाते हैं, सीधे सीधे उसके अंडर में ये आ जाते हैं, तो केंद्रीकरण और बढ़ गया और ब्रिटिश प्रशासन का सशक्तिकरण भी इसके ऊपर और बढ़ जाता है ना। भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर यह अत्यधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से भी भारतीय लोगों का जो प्रशासन है उसमें कोई पार्टिसिपेशन हो, कोई भागीदारी हो, इसकी कोई बात अभी भी इस एक्ट में नहीं की गई थी। और भारतीय समाज में तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि आर्थिक बोझ भी पड़ गया ना इसका। ठीक है, और इस एक्ट ने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त भी कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से और इसके आसपास जो है बहुत सारे घटनाएं घटती है। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई जाती है 1793 में ही लाई जाती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आते हैं। ठीक है ना, और भारतीयों के लिए कोई ये महत्वपूर्ण सुधार ये एक्ट नहीं लेकर आता है, और यह ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय संसाधनों और राजस्व का अधिकतम शोषण करने का अवसर देता है। देखो, शोषण करने का मौका दे रहा है। वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भत्ता कहां से दिया जा रहा है? भारत के राजस्व से दिया जा रहा है ना। और भारत को जो फायदे होने वाले थे उन फायदों से भारत को यह वंचित कर देता है ये एक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कड़ी में हमने 1773, 1784 और 1793 के एक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अगले लेक्चर में हम 1813 के एक्ट के बारे में जानकारी हासिल
करेंगे। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।